हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट था उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आज का हमारा। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं, कौन से वर्ग में होते हैं, कौन से आवर्त में होते हैं, सब कुछ हमने जानकारी ले ली थी। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है ये भी मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने की ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को कि किस में 2 8 नहीं आएगा, किस में क्या क्या नहीं आएगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। तत्वों को याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ये भी बताया कि जो लेंथेनोइड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं और जो एक्टिनोइड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं, कौन से वर्ग में इनकी स्थिति होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है कौन से वर्ग में ये पाए जाते हैं, और अपूरी आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हमने बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लेंथेनोइड संकुचन भी बताया था और मैंने आपको ये कहा था कि जैसा लेंथेनोइड संकुचन में होता है वैसा का वैसा ही एक्टिनोइड संकुचन में होता है। मैंने आपको ये बताया था। देखिए बस मैंने सिर्फ आपको इतना सा बताया था कि जब आप किसी चीज़ की बात 4D से 5D के मध्य करोगे, क्या करोगे, 4D से 5D के मध्य आकार के रिलेशन के बारे में बात करोगे तो यहाँ तो आपका लेंथेनोइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लेंथेनोइड संकुचन। समझ गए क्या? लेंथेनोइड संकुचन लग जाएगा यहाँ पर। और अगर आप वही बात 5D से 6D के मध्य करोगे, क्या 5D से 6D के मध्य करोगे उसी आकार की बात, तो यहाँ आपका एक्टिनोइड संकुचन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक्टिनोइड संकुचन। समझ गए क्या इस बात को? देखो यहाँ पर आपके पास 4F कक्षक आ रहे थे, जो 4F के जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे थे, और यहाँ पर आपके पास 5F के आ रहे थे। बस इन्हीं की वजह से संकुचन हो रहा था, क्योंकि इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश तो दोनों का ज़्यादा होता है, 4F का और 5F का प्रभावी नाभिकीय आवेश तो ज़्यादा होता है, लेकिन इनका प्रेरक्षण प्रभाव कम होता है, और इन सब के कारण उनके आकार में कमी आ जाती है, और कमी को ही हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड और एक्टिनोइड संकुचन। अब एक्टिनोइड संकुचन आपके ज़्यादा स्पेशली है नहीं, आपके है लेंथेनोइड संकुचन। कौन सा? लेंथेनोइड। तो लेंथेनोइड संकुचन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अभी तक मैंने आपको नहीं बताए थे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि लेंथेनोइड संकुचन के कारण क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको डी ब्लॉक में बता चुका था, टी जरा हाफ, क्या बताया था? टी ZR HF, ये बताया था मैंने आपको, टी जरा हाफ। देखो यहाँ पर आपका, यहाँ आता है आपका T, यहाँ आता है आपका ZR और यहाँ आता है HF। इन दोनों का आकार मैंने लगभग समान बताया था, बल्कि ये कहा था कि इसका आकार थोड़ा सा ज़्यादा और इसका आकार थोड़ा सा कम। ये किसके कारण है? यहाँ पर देखो दोनों के मध्य किसके मध्य आ रहा है? 4D 5D के मध्य, मतलब 4F आ रहे थे, और ये 4F कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है? लेंथेनोइड संकुचन। क्या कहलाता है? लेंथेनोइड संकुचन। तो ये इसके आकार में कमी आई है। इस आकार में कमी या अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से कमी आई है, चाहे भले ही ये चाहे बड़ा हो। वैसे इस कंडीशन में तो यहाँ पर तो ये थोड़ा बहुत बड़ा ही है ZR HF से, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट्स की अगर बात करें तो भले ही 4D से 5D जाने पे आकार बढ़ रहा हो, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। समझे आप? तो वो किसके कारण होता है? लेंथेनोइड संकुचन के कारण। और नहीं बढ़ने की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं उनकी आज हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लेंथेनोइड जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये क्या क्या काम करते हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह की होती है, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक पुराना वाला ही टॉपिक रिपीट करूंगा। पहले आपको थोड़ा सा देखो कि इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। आप बताओ फटाफट से, देखिए कमेंट करो, इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए लेंथेनोइड के जो एलिमेंट होते हैं इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, बताओ, देखिए फटाफट से बताओ। अरे कभी तो बता दिया करो, हैं। देखो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जनरल जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमेशा +3 होती है जनरल। चाहे आप एक्टिनोइड की बात करो चाहे लेंथेनोइड की बात करो, ये कभी कभी +2 +4 दर्शा देते हैं। ये तो हो गया आपका लेंथेनोइड, ठीक है। और कभी कभी ये +4 के साथ +5 +6 तक भी चले जाते हैं। ये हो जाता है आपका पूरा टोटल कौन सा? एक्टिनोइड। समझ गए? ब्लैक वाला एक्टिनोइड और ग्रीन वाला लेंथेनोइड।
एक्टिनोइड के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे किसके बारे में, लेंथेनोइड के बारे में। लेंथेनोइड के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको रिएक्शंस वगैरह छोड़ दी थी लास्ट के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक भी थोड़ा छोटा ही है तो इसमें अपन आसानी से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। कल पढ़ते तो फिर अपना एक्टिनोइड स्टार्ट भी नहीं हो पाता और लेंथेनोइड ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं कि जो आपके लेंथेनोइड जो एलिमेंट है, यहाँ पर आप चाहो तो हेडिंग, आज की हेडिंग ये हो सकती है एब्लोग एलिमेंट्स के बजाय लेंथेनोइड एलिमेंट्स। कौन से, लेंथेनोइड, 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 ठीक है। अब आपके जो ये लेंथेनोइड एलिमेंट्स हैं, इनकी मैं अगर बात करूँ तो इनकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +3, ठीक है। सामान्य कितनी होती है, +3। किस तरह से त्यागते हैं +3 में भी, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक तो जैसे इस लेंथेनोइड में 6s होता है, क्या होता है, 6s, और 6s हमेशा 2 में होता है। कितना, पूर्ण भरा होता है 6s, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से त्याग देता है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से त्याग के +2 बना लेता है। फिर इसके साथ 6s के साथ अपने पास यहाँ पर 4f होता है और 5d होता है। ये दोनों होते हैं 4f और 5d। तो ये क्या करता है, कभी तो 5d में 1 होता है, 0 होता है, कभी 1 होता है। तो 1 वाली कंडीशन में ये क्या करता है, रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तब आ जाता है +3 यहाँ से, ठीक है। और अगर मान लो 0 वाली कंडीशन है तो यहाँ पर +2 ही रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाता है, यही +2 रह जाता है। और यहाँ पर फिर 4f में से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और यहाँ से इसके पास क्या आ जाता है, +3 आ जाता है। समझ गया, यानी आपको ये पता लग गया कि +3 जब ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से जाएगा। यदि 5d में है तो 5d का जाएगा, और यदि 4f में है तो 4f का जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बढ़िया सा सवाल आना चाहिए था कि सर हमें ये बताइए, जब आपने ये बताया कि जब 4f से 5d में मान लो 0 है, क्या माना हमने, 5d में क्या है, 0 है, ठीक है। अभी तक +2 दर्शा रहा है, +2 दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शा रहा है भाई। फिर 4f आ गया आपका, कौन सा आ गया, 4f आ गया। अब 4f में क्या हुआ कि सर आपने बताया, मान लो यहाँ पर 4f के 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6 है। आपने कहा सर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और इसने क्या बना लिया, यहाँ पर +3 बना लिया। बिल्कुल बना लिया भाई, इतनी देर से बात यही तो बता रहा हूँ। सर मेरा सवाल यहाँ नहीं है, मेरा सवाल तो इसके बाद स्टार्ट होता है। जरा मुझे ये बताओ सर आप कि जब इसने +3 बना लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो इसने एक से ज़्यादा रिमूव क्यों नहीं किए। अब सर आप मुझे सीरियम का उदाहरण तो मत देना, क्योंकि उसमें 4f में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तो एक ही त्यागेगा उसके। अरे बेटा मैं उसकी बात नहीं करूँ, मैं सारे के सारे 58 से लेके तेरे 71 तक की बात कर दूँ, बोल फिर तो कुछ हो, फिर तो कुछ बात बने। मैं तेरे 58 से लेके 71 तक की बात कर देता हूँ कि ये सारे के सारे +3 ही स्थायी क्यों दर्शाते हैं, ये +2 भी दर्शाते हैं और +4 भी दर्शाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। +2 और +4, 1-2 कंडीशन ऐसी है जिसमें ये स्थायी होते हैं, लेकिन बाकी में तो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो सर यहाँ क्या सीन है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा क्यों नहीं, मुझे तो ये बता दो। एक इलेक्ट्रॉन त्यागते तो आप एक ऑक्सीकरण अंक बढ़ा देते हो, 2 त्यागते 2 बढ़ा देते हो, 3 त्यागते 3 बढ़ा देते हो, तो इसने 3 से ज़्यादा क्यों नहीं त्यागे, ये रीज़न बता दो बस। बिल्कुल सही सा रीज़न है बेटा, ये इसने इस वजह से नहीं त्यागे क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखना ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये कोई लेंथेनोइड एलिमेंट का परमाणु है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित है। मान लिया मैंने 58 से लेके 71 तक के जितने एलिमेंट थे, क्या 58 से लेके 71 तक के जितने एलिमेंट थे उनमें से मैंने 65 नंबर का ले लिया। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, ये क्या होता है क्या नहीं होता, आपको मैंने याद करवाया, आपको पता होना चाहिए 65 पे कौन आता है, 64 पे कौन आता है, समझ गए। मैंने एक इंपॉर्टेंट भी बताया था, गैडोलियम, कुछ याद आया क्या, गैडोलियम क्या बोला था, गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एज इट इज जैसा का जैसा है वैसा का वैसा याद कर लेना। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, आईसीआर में पूछा गया है, जेट में पूछा गया है, केवीपीवाई में पूछा गया है, एनटीएससी में पूछा गया है, अदर इंट्रेंस एग्जाम में, अभी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है।
कई एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। गैडोलियम का याद कर लेना। देखो मैंने कहा कि 65 नंबर का कोई एलिमेंट है, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि इसके नाभिक में क्या 65 प्रोटॉन होंगे, क्या 65 प्रोटॉन होंगे नाभिक में। जितना परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन उतने ही होते हैं। अब आप 9th क्लास के बच्चे तो होनी, मैं आपको ये चीज़ ही बताऊँ। देखो 65 प्रोटॉन होंगे इसमें। अब इसके बाह्यतम कोश में क्या 65 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? जी सर बिल्कुल होंगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये सारे के सारे जो 65 इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो सारे के सारे इस एक ही में होंगे क्या, इस एक ही कोश में? नहीं, एक में नहीं होंगे सर। 65 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस तरह से भरे जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 फलाना ढीमका ढीमका ढीमका, बहुत से भरे जाएंगे। समझ गए क्या आप? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या इसमें एक ही कोश नहीं बल्कि बहुत से ऐसे कोश होंगे? बिल्कुल सर, ऐसे कोश बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। और मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये बहुत सारे कोश है, इसमें जो ये ब्लैक वाला है, ये वाला, ये आपका मान लिया मैंने आपका कौन सा है, 4f है, ठीक है। 4f है। 4f के बाद आपका 5d भी आना है, 5d आना है, और उसके बाद आपका कौन सा आना है, 6s भी आना है। ये लो आपका 6s भी आ गया। समझ गए क्या? इस तरह से 4f यहाँ उपस्थित होगा आपका 4f। ये लो मैंने इसको अंकित कर दिया कि ये 4f है। अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन 58 से 59 में आया, 60 में आया, 61 में आया, 62 में आया, 63 में आया, 64 में आया, 65 में आया, ठीक है। जैसे वो आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर अटैच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर अटैच हो गया, ये 62 नंबर आ गया इलेक्ट्रॉन मान लो, ये 63 नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 64 नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, और ये 65 नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर अटैच हो गया, क्योंकि 4f में जाएंगे सारे के सारे। अब एक चीज़ बताओ मुझे, प्रोटॉन कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे? इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो प्रोटॉन आया वो कहाँ गया, नाभिक में। इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो प्रोटॉन आया कहाँ गया, नाभिक में। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ गया, नाभिक में। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ गया, नाभिक में। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ गया, नाभिक में। क्या सारे के सारे नाभिक में जा रहे हैं क्या? अब पता है दरअसल होता है क्या है, ये 4f कक्षक है, ये 4f जो आपका उपकोष है, जिसे आप कक्षक भी कह सकते हो, क्योंकि 4f में अलग अलग प्रकार के कक्षक होते हैं। तो कोई एक 4f कक्षक है, उससे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इसका सेंटर हरकत में आ जाता है। क्या आ जाता है? हरकत में आ जाता है, समझे। जैसे इंडिया में, इंडिया वालों को पहले से पता था कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो चाइना में चल रही है और वहाँ कंट्रोल नहीं हो रही, काफ़ी बहुत तेज़ गति से फैल रही है। क्या इंडिया वालों ने, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने, या अपने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने, या इंडिया की जितनी भी सरकारें हैं, किसी ने लॉकडाउन लगाया क्या? किसी ने कर्फ्यू का ऐलान किया क्या? नहीं किया था। जब इंडिया में कैसे जाना स्टार्ट हुए, जब इंडिया में कैसे जाने स्टार्ट हुए उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया। यानी जैसे ही इंडिया में कोरोना का मरीज आया या इंडिया में कोरोना से मौतें होने लगी और सरकारें क्या हुई, हरकत में आ गई। क्या आ गई? हरकत में आ गई। तो वैसा ही सीन यहाँ पर होता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इसका सेंटर हरकत में आ जाता है, हरकत में आ जाता है, और ये जो ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये अब पूरे के पूरे एलिमेंट को, पूरे पूरे जो कोश है उनको अपने पास लेने की कोशिश करता है, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाता। एक चीज़ बताओ, ये वही बात है जैसे ही इंडिया में कर्फ्यू लगा 22 तारीख को, जैसे ही इंडिया में जनता कर्फ्यू लगा और सारे के सारे लोग घर के अंदर बंद हो गए, समझे। तो यहाँ पर भी वही सीन है, जैसे ही इसने अपना प्रभाव दिखाया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आना स्टार्ट हो गए, बिल्कुल एक जगह बिल्कुल फिक्स तरीके से ऐसे बंध गए। समझ गए आप? बिल्कुल अच्छे तरीके से मुट्ठी के रूप में बंध गए, अब कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ही त्यागता है, चौथा इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं पाता। समझ गए? अब कई कंडीशन ऐसी होती है, कौन सी वाली, कि डॉक्टरों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पुलिस वालों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सब्जी वाले को निकलना पड़ेगा, दूध वाले को निकलना पड़ेगा, मेडिकल वाले को निकलना पड़ेगा, नेताजी भी बाहर जाएंगे। समझ गए क्या? सफाई कर्मी भी बाहर जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी आई, ऐसी कंडीशन भी यहाँ पर भी आई। इसी वजह से +4 कई एलिमेंट ऐसे थे जो क्या करे, +4 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाए। +4 कब दर्शाएंगे? जब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे,
कब दर्शाएंगे? जब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे, वो एलिमेंट जो डॉक्टर और पुलिस की तरह कार्य कर रहे थे, उन्होंने +4 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाया। अब वो कौन कौन से थे देखो जरा। वो 4 एलिमेंट आपके ऐसे थे जिन्होंने +4 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाया। एक तो आपका जैसे सीरियम था, ठीक है, कौन सा था? सीरियम। अब सीरियम के पास देखो क्या था, सीरियम का 4F में 1 है, 5D में भी 1 है और 6S में 2 है। तो देखो इसने सीरियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिए, ये लो +2 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा, फिर +3 आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा और क्या आ गया, +4 आ गया। क्या इसके बाद जो आने वाले थे, अगर मैं इनकी सबकी बात करूं तो क्या इसके बाद जो आया होगा वो आपका यहाँ से कुछ ऐसा आया होगा, इन सबको रिमूव होने के बाद इनके जस्ट पहले वाला आया होगा। तो 6S की जगह आपका 5S आ गया होगा, 5D की जगह आपका 4D आ गया होगा और 4F की जगह 3F तो आ ही नहीं सकता, लेकिन ये आए होंगे। तो क्या ये सारे के सारे भरे हुए आए, क्या पूर्ण पूरित आए? इसी वजह से इनका स्थायित्व क्या हुआ, बढ़ गया। मैंने आपको बताया था एक चीज कि पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व है अपूर्ण पूरित कक्षकों से ज्यादा होता है। अगर आपको मैंने ये चीज नहीं बताई तो आपने 11th क्लास में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी ये पढ़ी होगी कि जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो अपूर्ण पूरित कक्षकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? इसी वजह से सीरियम +4 दर्शाता है, ठीक है। सीरियम के अलावा आपका जो इटरबियम है, क्या है, सीरियम के अलावा आपका टर्बियम है, टीबी, ये भी क्या करता है, सॉरी, सीरियम के अलावा आपका टीबी है, ये भी +4 दर्शाता है। क्या करता है? +4 दर्शाता है, जिससे +4 दर्शाने से इसके 4F7 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 4F7 हो जाते हैं। आपको बताया 4F7 क्या अर्धपूरित है क्या? यानी आपको एक चीज समझ में आ गई, कोई भी एलिमेंट ऐसा है वो वहां तक अपना ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। सामान्य इसका कितना है सबका? +3। अगर मान लो इसको पूर्ण पूरित या अर्धपूरित कक्षक या इसको पूर्ण पूरित या अर्धपूरित स्थिति अगर इसको +2 पे ही मिल रही है, तो ये +2 ही दर्शाएगा, और अगर इसे +4 पे मिल रही है तो ये 3 से बढ़ के 4 पे भी चला जाता है। जैसे आपने सीरियम और टीबी देखा, ये दोनों क्या करते हैं, पूर्ण पूरित इनको +4 पे मिलती है या अर्धपूरित इनको +4 पे मिलती है, इस वजह से +4 भी दर्शा देते हैं 3 के साथ, जो कि स्थायी होती है। यानी सीई और टीबी की +4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, स्थायी होता है, अन्य का अस्थायी होता है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि लेंथेनोड जो एलिमेंट होते हैं इनकी +3 के अलावा कोई भी स्थायी नहीं होती है, +2 भी अस्थायी होती है, +4 भी अस्थायी होती है। लेकिन आपने देखा कि सीई और टीबी की +4 ऑक्सीडेशन नंबर स्थायी होता है। क्यों होता है? पूर्ण पूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक के कारण। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +2 भी दर्शाते हैं। वो +2 भी इसी वजह से दर्शाते हैं क्योंकि वहां पर भी उनके पास क्या आ जाता है, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित का खेल आ जाता है, जिसमें आपका एक तो यूरोपियम है और एक आपका यूरोपियम है, जिसमें क्या आ जाता है आपका 4F7 आ जाता है, ठीक है। यूरोपियम में क्या आ जाता है आपका 4F7 आ जाता है, इस वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने जो लेंथेनोड जो एलिमेंट्स है इनके रासायनिक गुणधर्मों की। किसकी? लेंथेनोड जो एलिमेंट्स है इनके रासायनिक गुणधर्मों की। देखिए बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म, देखो रासायनिक गुणधर्म है। अब देखो रासायनिक गुणधर्म की बात ऐसी है, हम पढ़ेंगे इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, जैसे आप किसकी प्रॉपर्टी हो, मैं किसकी प्रॉपर्टी हूँ, समझे, आप के आसपास के जो लोग हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है। देखो ये पूरी दुनिया इस भगवान की प्रॉपर्टी है, पहली बात समझ गए। आप पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, मैं मेरे अपनों की प्रॉपर्टी हूँ, समझ रहे हो इस बात को। आप पता नहीं किसकी हो, मैं अपने अपनों की प्रॉपर्टी हूँ, समझे। तो देखिए यहाँ पर लेंथेनोड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि लेंथेनोड के पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सरपंच बनेगा, समझ गए। तो अभी इनको सबको एक एक को पकड़ पकड़ के सरपंच और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बना देते हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद सब जैसलमेर बन चले जाएंगे, कुछ चाय बेचने लग जाएंगे, समझ गए। देखो
बात करते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म की। देखो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है बेटा, रासायनिक गुणधर्म का मतलब है ये एलिमेंट किसी ऐसे कंपाउंड से या ऐसे एलिमेंट से क्रिया करेंगे जिससे इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जिससे इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अपने गुणधर्म तो ये रखें लेकिन कोई नया कंपाउंड बना ले। जैसे बात करूँ मैं आपको जनरल से, आपने छोटी क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी H2 + O2 और आप बना देते थे H2O, जल बना देते थे। समझ गए क्या? क्या जल में हाइड्रोजन के गुणधर्म नहीं है? क्या जल में ऑक्सीजन के गुणधर्म नहीं है? है, जल में हाइड्रोजन के गुणधर्म भी हैं, ऑक्सीजन के गुणधर्म भी हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों से डिफरेंट है, कुछ गुण ऐसे हैं जो दोनों से डिफरेंट है। तो यही इनकी क्या है, केमिकल रिएक्शन। समझ गए क्या इस बात को? तो अब मैं ऐसे ही आपको लैंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा, अब वो केमिकल रिएक्शंस किस किस के प्रति होगी, कैसी कैसी होगी, वो आपको देखना है। समझ गए क्या? देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लैंथेनॉइड की अपचायक प्रकृति। कैसी अपचायक प्रकृति? आपके एनसीईआरटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है अपचायक प्रकृति। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। क्या? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है ये कैसी होती है और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्यों दर्शाते हैं। समझ गए क्या? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है तो इसका मतलब क्या है? अपचायक गुणधर्म का मतलब भी क्या है ये बता दो मुझे। तो अपचायक कौन होता है, ऑक्सीकारक कौन होता है? 11th क्लास में पढ़ के आए हो? कुछ याद करो, रिपीट करो, अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो बेटा। पूरी केमिस्ट्री हो चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हमेशा कनेक्टिविटी में चलती है। आप एक चीज़ बताओ, क्या आपको छत पे चढ़ना है तो क्या पहली जो आपकी सीढ़ी होती है वहाँ से आप अंतिम सीढ़ी पे का डायरेक्ट पैर रख सकते हो क्या? हैं? लिफ्ट में भी आपने देखा होगा, पहले लिफ्ट के अंदर घुसना पड़ता है, फिर उसका स्विच दबाना पड़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, एक एक पेड़ी के रूप में धीरे 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 खिसकती हुई ऊपर जाती है। यहाँ पर भी वही सीन है कि आपको 11th क्लास की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो 11th क्लास से रिलेटेड है। अब आपके पास 11th क्लास में इसका पूरा का पूरा चैप्टर था। देखो मैं आपको हल्का सा भी यहाँ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी बच्चे को याद ना आए तो मैं एक वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैंने 4 वीडियो ऑक्सीकरण अंक से संबंधित बनाए हैं, जिनमें से 2 वीडियो ऑक्सीकारक और अपचायक पे हैं और 2 वीडियो उनके ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने पे हैं। आप चाहो तो उन वीडियो को एक बार देख सकते हो। उनके नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि वो तो आपके सिलेबस से अब निकल चुके हैं। अब आपको केवल इन्हीं पे ध्यान रखना है, लेकिन वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो कि कौन सा अपचायक होता है और कौन सा ऑक्सीकारक होता है। तो देखिए अपचायक कुछ ऐसे होते हैं, एक तो आपका अपचायक होता है, एक होता है आपका ऑक्सीकारक। क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो देखिए जो आपका अपचायक होता है एक ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो आपको जब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका KMnO4 है, क्या है? KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण नंबर है +7। क्या है? +7। अब इसका मतलब ये है कि ये +7 तो दर्शा दिया, अभी किसी से रिएक्ट करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? कम में चला जाएगा, यानी +6 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +2 में जा सकता है, या नीचे कहीं भी चला जाएगा। समझ गए? यानी इसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह। यानी मैं ये कह सकता हूं आपसे सीधा सीधा, जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी हो वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, और जिसके ऑक्सीकरण अंक में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो वह अपचायक की तरह बिहेव करता है। समझ गए क्या? हमने लाइन पकड़ ली है। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी वह अपचायक की तरह बिहेव करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी परिभाषा होती है ऑक्सीकारक और अपचायक की, तो अपचायक की परिभाषा यही होती है जो दूसरे का अपचयन कर दे। क्या कहलाता है? अपचायक। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है? काम करवाना। एजेंट का काम क्या होता है? काम करवाना। मान लो जैसे एजेंट को हम बोल दें, जैसे LIC एजेंट होता है, वो आपको क्या करता है? LIC में खाता खोल देता है। जैसे पैन कार्ड एजेंट है, वो आपका पैन कार्ड बना देता है। ड्राइविंग लाइसेंस एजेंट है, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। ठीक है, तो वो बीच का मीडिएटर का काम करता है। तो अपचायक क्या करता है? अपचायक भी किसी पदार्थ का अपचयन कर देता है। किसी पदार्थ का क्या कर देता है? अपचयन कर देता है, और वही अपचायक कहलाता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो देखिए ये जो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स को एलन से दर्शाते हैं। किससे? बता चुका हूं मैं आपको, एलन से, लैंथेनॉन से दर्शाते हैं।
तो देखिए ये क्या करता है, ये दूसरे का अपचयन करता है, मतलब दूसरे के ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है। देखो खुद के ऑक्सीकरण अंक में क्या कर रहा था, कमी कर रहा था, तब ऑक्सीकारक कहला रहा था। तो ये खुद के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करेगा तब अपचय कहलाएगा। खुद के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि मतलब दूसरे के में कमी। तो ये क्या करता है, दूसरे के ऑक्सीकरण अंक में कमी कर देता है और खुद के ऑक्सीकरण अंक में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। वृद्धि मतलब Ln से Ln+3 में चला जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। आपने अब आप ये तो नहीं पूछोगे मुझसे कि सर आपने +3 क्यों लिखा। बेटा जी +3 इसीलिए लिखा है क्योंकि इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 ही आता है। समझ गए क्या, इसीलिए मैंने +3 लिख दिया है। और देखो यहाँ पर 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर था और यहाँ पर 3 हो गया है, +3 हो गया है। तो क्या ऑक्सीकरण अंक बढ़ा, क्या ऑक्सीकरण अंक बढ़ने से इसका मतलब क्या है, इसकी अपचायक प्रवृत्ति भी बढ़ गई है, ये अपचायक की तरह बिहेव करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। इसके बाद बात करते हैं कि ये जल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट हो गया अपचायक प्रकृति। अब देखिए ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, नोट लगा के लिख लेना। ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए दर्शाते हैं या ये अपचायक की तरह बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रथम तीन आयनन विभव या प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, जल से क्रिया। किससे, जल से क्रिया। जल से क्रिया। तो देखिए क्या ये तो आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट हो गए और क्या आपका ये जल हो गया क्या। अब एक चीज़ बताओ मुझे, आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है। फटाफट से कमेंट करो, देखिए करो, अभी पता लग जाएगा किस किस को पता है। जो कमेंट करेगा मैं मानूंगा कि उसे आती है और जो कमेंट नहीं करेगा मुझे पता लग जाएगा किस किस को नहीं पता ये बात। क्वेश्चन दोबारा से सुन लेना। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है, फटाफट से कमेंट कर दो। देखो जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह हमेशा कौन सी गैस बाहर निकालती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। कौन सी गैस बाहर निकालती है, हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकालती है। अब देखो ये कोई धातु है, H2O की प्रकृति मानते हैं उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि धातुएं कैसी होती है, सारीय। कैसी होती है, सारीय। और जो आपकी अधातु होती है, वो कैसी होती है प्रकृति में, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय। तो देखिए जब ये जल अधातु के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जल किसकी तरह बिहेव करेगा, अधातु अम्ल, तो ये किसकी तरह, सार की तरह। और जब ये जल धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो धातु कैसी, सारीय, तो ये कैसी प्रकृति बना लेगा, अम्लीय। समझ गए क्या, अम्लीय। तो बताओ सार और अम्ल जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ऐसा मत तोल लेना कि सर ये तो उदासीन अभिक्रिया हो गई। बेटा ये सार धातु है, सारीय धातु है, सार नहीं है, क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु H2O से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है, अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है, हाइड्रोजन। ये तो H2 गैस बाहर निकाल दी और निर्माण किसका कर लेती है, क्षार का, LNOH का होल थ्राइज। अब सर क्या अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊं कि LNOH का होल थ्राइज कैसे बना। वैसे मैंने 10th क्लास के बच्चों को इस बार मैं पहली बार ही पढ़ाया था, इसी बार मैंने 10th क्लास के बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया था, ऑफलाइन में कभी पढ़ाया नहीं 10th क्लास के बच्चों को। तो मैंने बच्चों को इसी तरह से सिखाया था कि बेटा देख ये LNOH का होल थ्राइज कैसे बना। आप थोड़ा सा देखना, आपको भी पसंद आएगा, मुझे पता है छोटी क्लास में आपने भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। अगर जो बच्चे रटा के पास हैं उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, बाद में 11th क्लास में ज्ञान आना स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन कई बच्चे जो सच में अच्छे से पढ़ के आए थे, एक अच्छे टीचर से पढ़ के आए थे, एक अच्छी मेहनत करके पढ़ के आए थे, उन बच्चों ने ज़रूर ये बात सीखी थी। देखो हमने देखा Ln पे +3 चार्ज आता है, ठीक है, H2O को 2 भागों में H+ और OH- में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 H+ तो बाहर निकल के हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गए, ठीक है।
ये H प्लस बाहर निकल के हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गए। यहाँ से जो +3 से इलेक्ट्रॉन निकले थे उन इलेक्ट्रॉनों को लेके इन्होंने तो हाइड्रोजन गैस बना ली। बचा कौन सा OH माइनस, तो OH माइनस मैंने यहाँ लिख दिया जो आपके एलाइन से रिएक्ट करेगा। तो देखो सर ने बताया था ये नेगेटिव इसके नीचे और ये पॉजिटिव इसके नीचे, क्या कुछ ऐसा बताया था क्या? और बन गया यहाँ पर Ln1। चार्ज नहीं, चार्ज ही लिखते हैं, ये नेगेटिव प्लस नहीं लिखते, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, चार्ज लिख दिया और ये OH का थ्राइस लिख दिया। अब आपको ये पता है कि ये 3 है, ये पूरे OH पे ना कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पे, तो इसको कोष्टक लगा दिया LHOH का, LNOH का होल थ्राइस। कुछ इस तरह से बना था। 10th क्लास में आपने ऐसा ही पढ़ा था। याद करो वो बचपन के दिन, याद करो वो बचपन की गलियां। समझ गए क्या? इस तरह से आपने पढ़ा था। समझ गए क्या इस बात को? अब देखो जल से अभिक्रिया आपको पता चल गई। अब देखो इसमें ये क्षार बन रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सारी लेंथेन और जो धातु होती है, डी ब्लॉक की जितनी भी मैक्सिमम धातुएं होती है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, या करती है तो बहुत ही धीमी गति से करती है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, गर्म जल से तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेती है, गर्म जल से तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेती है। देखो सार धातु यानी प्रथम वर्ग की धातुएं और द्वितीय वर्ग की धातुएं ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है, जबकि डी ब्लॉक की जो धातु होती है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको टेम्परेचर देना पड़ता है। गर्म जल से ही अभिक्रिया करती है और सार का निर्माण कर लेती है। और आपको बता दूं मैं एक बात कि सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक इनकी सारी प्रकृति क्या होती है? घटती है। सारी प्रकृति क्या होती है? घटती है। सारी प्रकृति घटती है। क्योंकि देखो आप इस तरह से याद कर सकते हो, आपको याद ही करना है, केवल इस तरीके से याद कर सकते हो कि हमें पता है पहले वर्ग से लेके 18वें वर्ग तक क्या होता है? सारी प्रकृति घटती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो आप ऐसे मान लो कि हम सीरियम को भी ऐसे लिखते हैं, सी से लेके ल्यूटेशियम तक। तो इधर से इधर जाने पे सारी प्रकृति क्या होती है? घटती है। याद रह जाएगी ये बात। अब बात करते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। इतनी देर जल से क्रिया करवा ली, अब क्रिया करवाएंगे किससे? हाइड्रोजन से। सीधी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए अरस समीकरणीय मितीय तरीके से अभिक्रिया करता है। अरस समीकरणीय मितीय का मतलब क्या होता है? अरस समीकरण मितीय। अरस समीकरण मितीय का मतलब होता है सूत्र फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? सूत्र फिक्स नहीं होता है। सूत्र फिक्स नहीं होता है। समझ गए क्या? सूत्र क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। सूत्र जैसे आपने ये देखा है, ये वाला फेरस का फॉर्मूला FeO, ये 0.96 होता है, ये 1 होता है। तो इसमें देखो ये एक से रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लिखते तो FeO को ऐसा है कुछ, लेकिन होता ऐसा नहीं है। Fe तो 0.96 होता है और ये 1 होता है। यानी जब 96 मोल Fe के होंगे तब 100 मोल ऑक्सीजन के हो जाएंगे। यानी 96-100 का अनुपात होता है। 96:100 या 94:100 का अनुपात होता है इनके मध्य। समझ गए क्या? तो यहाँ पर ऐसा यह सीन होता है, जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो अरस समीकरण मितीय फॉर्मूले दर्शाते हैं और रिएक्ट कुछ इस तरह से करते हैं। Ln प्लस H2 प्लस Ln H3, इस तरह से ये बना देते हैं। समझ गए? कभी H2 बनाते हैं, कभी H3 बना देते हैं, क्योंकि कभी तो यहाँ पर ये +2 दर्शा देते हैं, कभी +3 दर्शा देते हैं। तो उसके हिसाब से इनका सीन बन जाता है। जब देखो ये +2 दर्शाता है तो हाइड्रोजन माइनस में दर्शाएगा। हाइड्रोजन समथिंग हमेशा प्लस में दर्शाता है, लेकिन जब हाइड्राइड बनते हैं, क्या बनते हैं? जब हाइड्राइड बनते हैं तो माइनस भी दर्शाता है। जैसे आपने एक फेमस फॉर्मूला सुना होगा CaH2, जिसे हाइड्रोलित नाम देते हैं, जो गैस के सिलेंडर में भी भरी जाती है। हाइड्रोलित CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड नाम होता है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया आपने देख ली। देखो इन रिएक्शनों को मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप देखो कि सर संतुलित नहीं कर रहे हो। संतुलन आपको करना आना चाहिए खुद को। 11th क्लास में संतुलन की पूरी एक चैप्टर पढ़ गए हो आप, तो 2-3 से जो भी संतुलित करना है वो आप कर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको संतुलन के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और तो क्या करे भाई, सिखाना तो सब कुछ ही पड़ेगा ना आप लोगों को, लेकिन संतुलन करना इतना हार्ड नहीं है, मुझे लगता है आप सब लोग कर लोगे। अगला है आपके पास O2 से क्रिया, यानी ऑक्सीजन से क्रिया। किससे? ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से की जब क्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया किस तरह से करता है? देखो जरा, ऑक्सीजन से इनको रिएक्ट करना हो तो देखिए ये कैसे करते हैं? Ln प्लस O2।
यानी वायु से अभिक्रिया करेंगे तो किस तरह से करेंगे, Ln प्लस O2, तो ये करते हैं Ln2O3, Ln2O3 कंपाउंड, यानी लैंथेनम का जो ऑक्साइड होता है वो बना लेते हैं। ये भी वैसे ही बन रहा है, Ln पे +3 और ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसका +3 इधर, इसका -2 इधर, तो Ln2O3 बन जाता है। समझ गए क्या, वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं करते हैं, थोड़ा ताप देना पड़ता है, याद रखना 300 से 500 डिग्री सेल्सियस का ताप हाइड्रोजन के लिए देना पड़ता है। फिर इसके बाद ये करते हैं अधातुओं से अभिक्रिया। किससे, अधातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं से अभिक्रिया। तो अधातु जैसे कितनी सारी अधातु होती है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन भी होता है, आपके पास सल्फर भी होता है, आपके पास बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनसे ये क्रिया कर सकता है। तो देखिए मैं आपको जनरली 2 ही रिएक्शन बताऊंगा, एलाइन की नाइट्रोजन से अभिक्रिया N2 से अभिक्रिया और एलाइन की सल्फर से अभिक्रिया। किससे, एलाइन की नाइट्रोजन से अभिक्रिया और एलाइन की सल्फर से अभिक्रिया। तो देखिए एलाइन की नाइट्रोजन से अभिक्रिया में बनता है LnN, क्योंकि इस पर भी +3 और इस पर -3, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो Ln और इसमें बन जाता है Ln2S3, क्योंकि इस पर -2 होता है, इस पर +3 होता है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो कि किस तरह से Ln बनता है और Ln2S3 बनता है। समझ गए क्या, ये हो गई आपकी अधातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि धातु है तो अधातु से अभिक्रिया तो करके कुछ ना कुछ कंपाउंड तो बनाएगी। इसके बाद है आपकी सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, आपकी हैलोजन से अभिक्रिया। वैसे हैलोजन भी अधातु ही आती है, लेकिन हैलोजन से कुछ अलग रिएक्ट होता है इनका, हमें याद बताना पड़ता है कि हैलोजन से किस तरह से रिएक्ट करती है। तो वो का वही पहले वाला ही फंडा लगेगा, Ln प्लस X2, X का मतलब है हैलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी जो होती है उससे जो ये जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है Lnx3। क्या बनाता है Lnx3, क्योंकि आपको पता है x पे माइनस आता है, Ln पे +3 आता है, +3 इधर -1 इधर, तो क्या बन जाता है आपका Lnx। समझ गए क्या इस बात को, संतुलित आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। देखो ये तो आपकी सारी इनकी रिएक्टिविटी कंप्लीट हो गई। ये किस किस से अभिक्रिया करते हैं, कौन सी अभिक्रिया करते हैं, बाकी की आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दे रखी है सारी की सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि लेंथेनॉइड संकुचन हमने पढ़ लिया। अब लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इसमें जो लेंथेनॉइड जो एलिमेंट हैं इनमें कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रभाव इन पे पड़ते हैं। देखो सबसे पहला प्रभाव तो पड़ता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनके पृथक्करण की दिक्कतें आती है। किसकी दिक्कतें आती है, तो लिख देते हैं हम पहला पॉइंट, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, हेडिंग डाले ना, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इन पे होने वाले प्रभाव। तो पहला प्रभाव है पृथक्करण में दिक्कत। क्या, पृथक्करण की समस्या, पृथक्करण की समस्या, यानी कैसे पृथक्करण की समस्या आती है आपके पास, पृथक्करण की जो समस्या है वो किस तरह से आती है। पृथक्करण की समस्या इस तरह से आती है कि हमने देखा कि सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक इनका आकार लगभग समान होता है। क्या होता है, आकार समान होता है, और इनके जो अन्य प्रॉपर्टीज़ है, अन्य गुणधर्म है, जैसे आपके MP है, आपका सामान्य जैसे BP है, ये भी लगभग समान होता है, इनके आयनन एंथैल्पी भी लगभग समान होती है। तो इन्हें साधारण विधियों द्वारा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जैसे इनको आश्रित कर लिया या इनको उबाल लिया या ऐसा कुछ करते हैं तो ये पृथक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके घनत्व समान हो गए, आपके MP मेल्टिंग पॉइंट समान हो गया, बॉइलिंग पॉइंट समान हो गया, आकार समान हो गया, तो कैसे देख के पहचानेंगे। एक चीज़ बताओ, मेरे जैसे आपके सामने सेम टू सेम डिक्टो शक्ल के मान लो 10 लोग सामने आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये पढ़ाने वाला टीचर हमारे को यही था, पहचान पाओगे क्या, बताओ। एक साथ मान लो वीवो के, जैसे मान लो वीवो की मोबाइल फ़ोन है ना, मैंने मान लो एक साथ एक सेम कंपनी के सेम चीज़ें मान लो 50 फ़ोन लाकर रख दिए, आप कैसे पहचानोगे कि ये फ़ोन मुझे कल ही लेकर गया था, कैसे पहचानोगे, क्योंकि सारे के सारे फ़ोन ही सेम है, सारी की सारी डिक्टो चीज़ें हैं, सारी की सारी सेम टू सेम है, समझ गए क्या। तो यहाँ पर ऐसे ही पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए इनके पृथक्करण की दिक्कत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत तो ये हो गई। दूसरी दिक्कत कौन, दूसरी प्रॉब्लम आकार में कमी आ गई, जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि इनके आकार में क्या होता है, 4D से 5D में जाते हो आप श्रेणी में, तो लेंथेनॉइड के एलिमेंट्स आने के कारण आकार में
थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, बिल्कुल अच्छे से ये नहीं बता पाते कि कौन सा 4D का था या कौन सा 5D का था, तो इनके आकार की भी अनियमितता हो जाती है। एक कमी, एक जो नया है वो सिस्टम ऐसा है। तीसरी जो इनकी समस्या आती है या जो प्रभाव होता है, समस्या को हम प्रभाव भी कह सकते हैं। तीसरा जो प्रभाव है वो ऐसा होता है कि इनके सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक इनकी जो त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है, वो क्या हो जाती है, आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। आयनिक त्रिज्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि जैसे उस तरफ जाते हैं, यहाँ से हम देखो, जैसे हम सीरियम से अपन ल्यूटेशियम तक जाएंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी ये मान लो +3 में है और ये भी मान लो +3 में है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो जैसे ये 58 नंबर पे है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसमें इलेक्ट्रॉन तो 55 हो जाएंगे और आपके न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो जो आपके प्रोटॉन कितने 58 ही रहते हैं, वो कैसे, वही सेम है। लेकिन यहाँ पर इधर जाते हैं तो प्रोटॉन तो दर दर बढ़ते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या संख्यात्मक रूप से बढ़ रहे हैं क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही पहले से 3 से 3 कम होते जा रहे हैं, तो रेशियो पहले यहाँ 58 अनुपात 55 का था, यहाँ पर वो रेशियो बढ़ जाता है, समझ गए। यानी प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आयनिक त्रिज्या कम होने की वजह से इनके आयनिक गुणधर्म कम हो जाते हैं और सहसंयोजक गुणधर्म कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। सहसंयोजक गुणधर्म डिफरेंट हो गए और जैसे ही सहसंयोजक गुणधर्म अलग हुए तो इनका क्या होता है कि जो सारी प्रकृति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से एलयू का जो OH होता है, ठीक है, एलयू जो ये होता है, ये अम्लीय ज़्यादा होता है क्षारीय के बजाय, और ये आपका क्षारीय होता है, यानी ये सबसे अधिक क्षारीय होता है और ये सबसे कम क्षारीय होता है। समझ गए क्या इस बात को, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे ए ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया है। आपको पता है हमने 2 चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लिए हैं आपके 12th क्लास के। एक तो पहला सॉल्यूशन जो चैप्टर है, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर था, 5 से 6 नंबर का था। एक आपकी ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये भी 5 से 6 नंबर का आपका टॉपिक है। हमने समथिंग 10 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। कितने नंबर कंप्लीट कर लिए? 10 नंबर। 56 में से हमने 10 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इस 10 नंबर में से कितना पढ़ चुके हो? देखिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी 2 दिन 3 दिन आपकी यहाँ पर क्लास नहीं होगी अब, क्योंकि कल भी क्लास मुश्किल है, कल का कंफर्म नहीं हो अभी, कल क्लास नहीं होगी, आप समझ लो, बिल्कुल श्योर है कल की क्लास नहीं होगी, क्योंकि रक्षाबंधन है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे तक आपकी क्लास नहीं होगी, यानी रक्षाबंधन के अगले दिन भी आपकी क्लास नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी। तो आप मुझे 2 दिन के अंदर कमेंट करके ये बता दीजिए, 2 दिन के अंदर आप कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि सर अब हमें ये चैप्टर पढ़ना है। समझ गए क्या? मैं आपको 1 से लेके आपके 16-17 जितने भी चैप्टर हैं, मैं उन सभी चैप्टर को पढ़ा दूंगा, आपकी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि बेटा अभी लॉकडाउन है, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपके पास टाइम है, आपके पास फ्री टाइम है, आप जितना टाइम दे सकते हो इसको उतना टाइम दे लीजिए, क्योंकि यहाँ अभी हम रेगुलर अगर डेली क्लास लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे आप। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं तो ये चाहूँगा कि एक चैप्टर तो आपका 12th क्लास का रेगुलर चलता रहे। जैसे अभी डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ लिया अपन ने, सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो अब कोई सा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे, या अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेंगे, या सॉलिड स्टेट पढ़ लेंगे। कोई सा भी चैप्टर, एक चैप्टर अपन स्टार्ट कर लेंगे। और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी जाए। तो देखिए, मैं ऑर्गेनिक थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक पहले मुझे 11th क्लास पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है आप स्कूल में ऑर्गेनिक कितनी पढ़ के आए हो, आपको किसी कंपाउंड का आईपीसी नाम ही नहीं आता अभी। तो पहले मैं आपको आईपीसी नाम सिखाऊंगा, फिर उनके आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा। क्योंकि आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखो, अपनी किताब उठा के देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आप किताब में देखोगे कि शुरू में जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, एल्किल हैलाइड मान लो पहला चैप्टर 10वां चैप्टर आपके एल्किल हैलाइड का है, आप जैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहले तो एल्किल हैलाइड के आईपीसी नाम, उसके सामान्य नाम, उसके रूट नाम, फिर एल्किल हैलाइडों में पाई जाने वाली समवायता आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 2 आ गए। फिर अगला चैप्टर आपके एल्कोहल फिनोल ईथर का आएगा, उसमें भी ये सारे के सारे आईपीसी नाम, सामान्य नाम, आइसोमेरिज्म। फिर आपके एल्डिहाइड कीटोन एसिड का गया, आईपीसी नाम, सामान्य नाम, आइसोमेरिज्म। फिर आपके एमीन का आ गया, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड का आ गया, उसमें भी आईपीसी नाम, सामान्य नाम और आइसोमेरिज्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी सबके आईपीसी नाम, सामान्य नाम और आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ लिए जाए। तो एक साथ अल्टरनेट, जैसे एक दिन अपनी ये क्लास हो जाए,
एक दिन आईपीएससी पढ़ ले, एक दिन ये क्लास रहे एक दिन आईपीएससी पढ़ ले, एक दिन ये क्लास रहे एक दिन आईपीएससी पढ़ ले, और जिस दिन आईपीएससी और आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाए फिर अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, फिर सीधा रिएक्शन पे आ जाएंगे, तो अपने चैप्टर वहां से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और अपने को पढ़ने में भी फायदा मिल जाएगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जो भी कोई फ्रेंड आपका 11th क्लास में, 12th क्लास में आईसीआर की तैयारी कर रहा हो, केवीपीवाई की तैयारी कर रहा हो, एनटीएससी की तैयारी कर रहा हो, और केमिस्ट्री से ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो, या कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा हो, या फिर नीट जेई की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आती हो, आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इस बार आपके नए भाई बहन जो अभी 10वीं क्लास पास करके 11th क्लास में आए हैं उन्हें भी आप बता सकते हो, क्योंकि वो आईपीएससी वाले टॉपिक तो ले ही सकते हैं कम से कम।